नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी IQ। माय नेम इज शांत कुबा और आज की अपनी इस वीडियो में हम देखेंगे आईपीसी के चैप्टर 3 और 4 से जुड़े हुए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि ऑलरेडी अलग अलग स्टेट जुडिशियल एग्जामिनेशंस में पूछे जा चुके हैं। हमारी आज की जो वीडियो है दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य ये नहीं है कि केवल हम अपनी नॉलेज टेस्ट कर रहे हैं, साथ ही में हम ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो एग्जामिनर्स हैं उनके कौन से ऐसे फेवरेट एरियाज रहते हैं इन चैप्टर्स में जहां से बार बार हमें जो है क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। सो उसी उद्देश्य से हम आज की अपनी ये वीडियो को देखने वाले हैं। साथ में हमारी नॉलेज तो टेस्ट हो ही रही है। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी जानकारी कि अगर आप मेरी वीडियोस की पीपीटीज डाउनलोड करना चाहें तो टेलीग्राम के इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही में स्टडी IQ आपके लिए ईद के अवसर पर लेकर आया है एक बहुत ही सुनहरा ऑफर, जहां पर यूपीएससी का जो पूरा कोर्स है आप केवल 9,999 रुपीज़ में अवेल कर सकते हैं, जिसकी एक्चुअल जो कॉस्ट है वो है 20,000। इसके साथ ही आपको डबल वैलिडिटी भी दी जा रही है। आपको करना क्या है, सिर्फ एक छोटा सा कोड चांद फ्लैश करके यहाँ पर जो है अप्लाई करना है और आप ये कोर्स अवेल कर सकते हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, कहते जी विच ऑफ द फॉलोइंग पनिशमेंट कैन नॉट बी अवॉर्डेड अंडर आईपीसी। आईपीसी में कौन सी पनिशमेंट्स अवार्ड नहीं की जा सकती वो हमें यहाँ पे बताना है। सबसे पहला ऑप्शन है फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, बी है रिग्रेस इंप्रिजनमेंट, सी है ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ एंड डी है डेथ। अब आप कहेंगे कि बड़ा इजी क्वेश्चन है, अगेन इजी क्वेश्चन है, सी ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ इज द करेक्ट आंसर। लेकिन आप देखो तो सही कितनी बार ये पूछा जा चुका है। हिमाचल में आ गया, छत्तीसगढ़ में आ गया, यूपी में आ गया, एमपी में आ चुका है ऑलरेडी ये क्वेश्चन। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। क्या है कि पहले जो ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ था उसे बाद में यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया गया और उसकी जगह पर क्या आ गया, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ आ जाता है। कब आ जाता है, 1955 में। एंड कौन से एक्ट के द्वारा क्वेश्चन आता है, अगेन ये वर्ड भी जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है, अभी आपको पता चलेगा क्यों। एक्ट कहते हैं जी एक्ट 26 ऑफ 1955 के तहत यहाँ पर जो है सेक्शन 53 में ये सब्स्टिट्यूशन कर दी गया। एंड अब क्या है, ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ की जगह पर क्या आ गया, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ आ चुका है। इसमें आप देखिए भाई 5 तरह की पनिशमेंट्स यहाँ पे दी गई हैं। कौन सी है, डेथ हो गई, डेथ पेनल्टी के साथ LI हो गई, इम्प्रिजनमेंट रिग्रेस हो गई, सिंपल इम्प्रिजनमेंट हो गई, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी हो गया एंड फाइन हो गया। अब यहाँ पर भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं और यहाँ से भी एक क्वेश्चन निकल जाता है। कैसे, चलिए देखते हैं। कहते हैं जी हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पनिशमेंट्स आर प्रोवाइडेड इन सेक्शन 53 ऑफ आईपीसी। अभी आप देखोगे यहाँ पर क्या सवाल है, यहाँ पर बेसिकली आप अगर काउंट करोगे तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे काउंट करते हैं कि ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, देन दिस इज 3, देन दिस इज 4 एंड दिस इज 5, दिस इज 6। ये गलत तरीका है, ये गलत तरीका है। आपको इन नंबर्स पर जाना होता है 1 2 3 4 5। सो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ना वो 5 आएगा, यानी कि हाउ मेनी पनिशमेंट्स आर गिवन इन सेक्शन 53। तो आपका जो राइट आंसर होना चाहिए 5। एंड ये भी देखो कितने सारी स्टेट्स में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। राजस्थान में ही 2 बार आ चुका है, देन हिमाचल में आ गया, ऑलराइट हरियाणा में आ चुका है। ये क्वेश्चन बड़ा रिपीटेड सा क्वेश्चन है, अगेन 53 से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है, जहां पे 5 काइंड्स ऑफ पनिशमेंट यहां पर दी गई हैं। चलिए अगेन देखो कितना फेवरेट एरिया है, एक ही यहां पर जो है सेक्शन, इससे बार बार घुमा के क्वेश्चन आ रहा है। कहता है जी बाय विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स द वर्ड इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ वाज सब्स्टिट्यूटेड फॉर वर्ड ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ इन आईपीसी। अभी हमने पढ़ा 2 मिनट पहले, हमने पहले क्वेश्चन में ये देखा था कि इनमें से कौन सा एक्ट है जिसके द्वारा यहाँ पर आईपीसी में सब्स्टिट्यूट किया गया, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ को यहाँ पर लाया गया और ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ को यहाँ पे हटाया गया। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए, वी ऑल नो क्या है जी, एक्ट 26 ऑफ 1955 एंड दैट इज द राइट आंसर। यहाँ पर ये हिमाचल में पूछा जा चुका है, जो कि हमें पता होना चाहिए। चलिए कहते जी इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस इट वाज हेल्ड दैट द डेथ सेंटेंस शुड बी गिवन इन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस। अब ये जो डेथ सेंटेंस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे केस का नाम बताना है। आर वर्सेस गोविंदा, हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन एंड डी है बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। आई बिलीव आप लोगों ने सही गेस कर लिया होगा। बच्चन सिंह का वो जो केस है उसमें रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की ये जो डॉक्ट्राइन है हमें देखने को मिलती है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर स्पष्ट किया कि भाई एग्रावेटिंग एंड मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस के साथ साथ एग्रावेटिंग एंड द मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस ऑफ द एक्यूज्ड भी हमें देखने हैं। यानी कि अब ये नहीं देखेंगे केवल कि भाई वो एक्यूज्ड ने किस सिचुएशन में यहाँ पर जो है हीनियस क्राइम जैसे कि डेथ कॉज की, मर्डर किया, साथ में हम ये भी देखेंगे कि एक्यूज्ड की क्या एक्चुअल कंडीशन है, क्या वो बुजुर्ग है या फिर वो बच्चा है या फिर किस तरह की उसकी एक्चुअल कंडीशन है,
और क्या उसका बैकग्राउंड है वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। मिटिगेटिंग एंड एग्रावेटिंग सर्कमस्टांसेस यहाँ पर देखकर ही, दोनों के, एक्यूज के भी और फैक्ट ऑफ द केस के भी हम देखकर उसके बाद ही हम यहाँ पर जो है डेथ पनिशमेंट देंगे। सो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्राइन यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। who was previously convicted under section 375 IPC and is again convicted under the same section for life imprisonment. Here imprisonment for life means what? कहते जी ए है, उसको पहले 376 के अंडर यहाँ पर पनिशमेंट मिल चुकी थी, उसके बाद यहाँ पर दोबारा उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल जाती है। इसमें LI का क्या मतलब है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट का क्या मतलब है? तो यहाँ पर ए रिमाइंडर कहता है जी ए रिमाइंडर ऑफ एज नेचुरल लाइफ, बी है 20 ईयर्स, सी है 14 एंड डी है 30 ईयर्स। इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है आपको यहाँ पे बताना है। सो द करेक्ट आंसर इज रिमाइंडर ऑफ एज नेचुरल लाइफ। अगेन पूछा हुआ क्वेश्चन है यहाँ पर, एंड यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में भी हम देख लेते हैं क्या कहा गया। कहता है जी जो सेक्शन 57 है ना, वहां पर जो LI है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट को हमने 20 ईयर्स काउंट किया, बट दैट इज फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, दैट इज कैलकुलेटिंग द फ्रैक्शन ऑफ टर्म फॉर पनिशमेंट ऑफ इम्प्रिजनमेंट। अदरवाइज जो है ना, यहाँ पर LI का मतलब होता है नेचुरल लाइफ ऑफ द पर्सन का जो रिमाइंडर होता है वही यहाँ पर लिया जाता है, बट कैलकुलेशंस के पर्पस से यहाँ पर हमने 57 है उसमें यहाँ पर 20 ईयर्स रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द केस ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ पावर टू सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट इज कॉन्फर्ड अपॉन। किसके पास है पावर टू रिमिट, कम्यूट एंड जो सस्पेंड करने की जो है, डेथ सेंटेंस को सस्पेंड करने की पावर किसके पास है? ए स्टेट गवर्नमेंट, बी सेंट्रल गवर्नमेंट, सी स्टेट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट एंड डी प्रेसिडेंट। आपको बताना है कि किसके पास ये पावर है। द करेक्ट आंसर ही है यहाँ पर सी, यानी कि स्टेट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के पास ये पावर दी गई है। अब यहाँ पर एक जो चीज समझने की है दोस्तों, वो यहाँ पर ये कि हमें दो सेक्शंस यहाँ पर पता होने चाहिए। पहली बात तो है क्या था, सेक्शन 54 में यहाँ पर क्या कहता है जी, इन एवरी केस इन विच सेंटेंस ऑफ डेथ हैज बीन पास्ड द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अब यहाँ पर शब्द क्या यूज किया गया, द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में कम्यूट द पनिशमेंट फॉर एनी अदर पनिशमेंट प्रोवाइडेड अंडर दिस कोड। अब ये एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का जो मीनिंग है वो समझाया गया 55A में, जहां पर ये बता दिया गया कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में क्या आ जाता है। कहता है जी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में स्टेट गवर्नमेंट भी आ जाएगी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी आ जाएगी। कहता है जी कहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट आएगी? कहता है जी in case where the sentence is a sentence of death or is for an offense against law relating to a matter to which executive power of union extends। यानी कि जिस कानून के लिए यूनियन गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव पावर आ जाती है वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट होगी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, और जहां पर जो एग्जीक्यूटिव पावर जो है, जिस केस में एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की आ जाती है, तो वहां पर स्टेट गवर्नमेंट को जो है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट माना जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन हाउ मेनी ईयर्स अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ कैन बी कम्यूटेड बाय गवर्नमेंट। यानी कि जो LI है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, उसे कितने ईयर्स में हम यहाँ पर कम्यूट कर सकते हैं? A 20, B 18, C 14 एंड D 12। तो इसका जो राइट आंसर है वो है C। कहाँ दिया गया है वो हम देख लेते हैं। सेक्शन 55 हमें यहाँ पर देखने की जरूरत है, जहां पर ये स्पष्ट किया गया है कि कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, अगर इसे हमें कम्यूट करना भी है तो वो कितने में हम कर सकते हैं? कहता है जी फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 14 ईयर्स। सो अगर किसी की जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट क्या था, नेचुरल रिमाइंडर्स लाइफ जो होती है उसकी, वो जो नेचुरल लाइफ का रिमाइंडर होता है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट थी। अगर उसे हमने कम्यूट करना है तो मैक्सिमम कितना कर सकते हैं? 14 ईयर्स कर सकते हैं। सेक्शन 55 में ये क्लैरिफाई किया गया। नेक्स्ट है जी, व्हेन द ऑफेंस इज पनिशेबल विद द इम्प्रिजनमेंट एज वेल एज फाइन। अब यहाँ पे शब्द को पढ़ना है, इम्प्रिजनमेंट एज वेल एज फाइन। The maximum term of imprisonment that can be awarded in default of payment of fine shall not exceed। अब क्या कहा गया कि भाई जहां पर एक इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों ही यहां पर एक ऐसा ऑफेंस है जिसके लिए पनिशमेंट के तौर पर दिए जाते हैं, उस केस में अगर किसी ने फाइन पे नहीं किया गया तो उसको यहां पर मैक्सिमम कितनी और एडिशनल सेंटेंस दी जाएगी फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फाइन, वो हमारा सवाल है। कहता है जी A 1/2, B 1/4, C 1/8 and D 1/6 of the maximum punishment fixed for the offense। अब यहां पर हमें बताना है, देखो भाई we all know 1/4 is the correct answer, और ये भी क्वेश्चन जो है बार बार यहां पर पूछा गया है। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो हमें 65 में देखने को मिलती है। कहते हैं जी लिमिट टू इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन द इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन
आर अवॉर्डेबल। सो यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि भाई जब यहाँ पर लिमिटेशन, यहाँ पर जब फाइन है यहाँ पर विद इम्प्रिजनमेंट और वो व्यक्ति फाइन पे नहीं कर पाता है, तो जो उस ऑफेंस की मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट होनी थी उसका 1/4 और आप ऐड कर दोगे इम्प्रिजनमेंट में। चलिए, सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन अंडर 64 ऑफ IPC। ए shall be in excess of any other imprisonment to which an offender has been sentenced. B shall be concurrent of any other imprisonment. C shall not be in excess of any other imprisonment. And D, B, both B and C. So इसमें आपने बताना है कि भाई नॉन पेमेंट ऑफ फाइन में अंडर 64 कौन सी इसकी जो करेक्ट स्टेटमेंट यहां पर दी गई है। द करेक्ट स्टेटमेंट हियर इज ए, कहता है जी shall be in excess of any other imprisonment which has already been awarded। यहां पर हम 64 देख लेते हैं। Sentence of imprisonment for non payment of fine, कहता है जी in every case an offence punishable with imprisonment as well as fine in which the offender is sentenced to a fine whether or with or without imprisonment। ऐसे केसेस में कहता है in every case of an offence punishable with the imprisonment or fine, with fine or with fine only, in which the offender is sentenced to fine, it shall be competent to the court which sentences such offender to direct by the sentence that in default of the payment of the fine the offender shall suffer imprisonment which shall be in excess। so ये excess में होगी, यानी कि जो already imprisonment दी गई है उसके साथ excess में ये imprisonment यहाँ पर दी जाएगी। चलिए, the maximum term of imprisonment that can be awarded in default of payment of fine in case of offence punishable only with fine। अब यहां पर ये नया एस्पेक्ट है, कहता है जी ऐसे केसेस में जहां पर ऑफेंस केवल और केवल फाइन के द्वारा ही पनिशेबल है और वहां पर अगर कोई व्यक्ति फाइन नहीं पे करता है तो ऐसे केस में उसे कितनी इंप्रिजनमेंट दी जाएगी, ये हमारा सवाल है। और उसमें भी इसने बता दिया गया कि भाई 100 रुपीज उस पर फाइन लगा था और वो नहीं पे करता है। अब 100 रुपी फाइन अगर नहीं पे करता है तो उसके लिए कितनी यहां पर उसको सेंटेंस दी जाएगी। ए 6 मंथ्स, बी 4 मंथ्स, सी 1 मंथ एंड डी 2 मंथ्स। इनमें से बताओ भाई कौन सी यहां पर करेक्ट यहां पर ऑप्शन है। द करेक्ट ऑप्शन इज बी 4 मंथ्स। कैसे भाई, हम यहां पे देख लेते हैं। 67 यहां पर सेक्शन जो है वो इससे डील करता है और कहता है कि भाई ऐसे ऑफेंसेस जहां पर केवल फाइन इज द पनिशमेंट और वहां पर मान लो फाइन लगाया गया लेस देन 50 रुपीज, यानी कि फाइन जो है वो 50 रुपीज को एक्सीड नहीं करता है और वो व्यक्ति उस फाइन को नहीं पे करता है तो यहां पर 2 मंथ तक की जो पनिशमेंट दी जाएगी। अगर फाइन जो है 100 रुपीज यानी कि 50 से लेकर 100 के बीच में है और वो फाइन नहीं पे किया जाता है तो 4 मंथ तक की पनिशमेंट। और अगर जो है फाइन 100 रुपीज से ज्यादा है तो यहां पर मैक्सिमम अपर लिमिट क्या लगा दी गई, 6 मंथ्स यहां पर लगा दी गई, जो कि यहां पर 67 में बताया गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है जी। अंडर IPC विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस मेक प्रोविजंस फॉर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। अब ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का जो प्रोविजन है वो पूछा गया है 71, 2, 3 एंड 74। यहां पर हमें बताना है द करेक्ट आंसर ऑब्वियसली 73 जो कि हमें देखने को मिलता है। और यहां पर जो है यहां पर हमें क्या देखने को मिलता है, 73 इज द करेक्ट ऑप्शन। और उसमें हमें क्या कहा गया है 73 में, यहां पर स्पष्ट कर दिया गया, कहता है जी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट 73 में आ गया, जहां पर यह बताया गया कि स्केल दे दिया गया पूरा कि भाई किस किस केस में कितनी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट यहां पर दी जा सकती है। कहता है जी अगर इफ द टर्म नॉट एक्सीड्स, अगर उस व्यक्ति को जो टोटल सजा मिली है, पनिशमेंट मिली है, वो 6 महीने तक की ही है, यानी कि 6 महीने, नॉट एक्सीड 6 मंथ्स, तो ऐसे में 1 महीने तक की ही सॉलिटरी कन्फाइनमेंट यहां पर दी जाएगी। अगर उस व्यक्ति को जो सजा मिली है वो मोर देन 6 मंथ्स है बट डज नॉट एक्सीड 1 मंथ। सो ये हमें ना चार्ट्स जो हैं ये हमें स्केल्स याद करने पड़ेंगे भाई। 6 मंथ से लेकर 1 ईयर तक की अगर उसे सजा मिली हुई है तो जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है वो मैक्सिमम 2 महीने की हो सकती है। और इन केस कहता है जी टर्म एक्सीड्स 1 ईयर, अगर वहां पर 1 साल से ज्यादा की सजा मिली है तो मैक्सिमम जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है ना वो 3 महीने की हो सकती है, ये यहां पर स्पष्ट कर दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। वेयर अ पुलिस कांस्टेबल फायर्स अपॉन अ मोब अंडर द ऑर्डर ऑफ हिज सुपीरियर ऑफिसर एंड देयरबाय किल्स अ पर्सन। अब यहां पर एक पुलिस कांस्टेबल ने फायर कर दिया मॉब के ऊपर अपने सुपीरियर के ऑर्डर के तहत और यहां पर एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। ऐसे में द कांस्टेबल इज नॉट लायबल बिकॉज ही हैड नो इंटेंशन टू किल, पहली स्टेटमेंट तो ये है। दूसरा है जी द कांस्टेबल इज नॉट लायबल बिकॉज ही इज परमिटेड टू फायर एंड किल।
तीसरा है द कांस्टेबल इज नॉट लायबल बिकॉज ही इन गुड फेथ बिलीव्ड हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय लॉ टू ओबे द ऑर्डर ऑफ हिज सुपीरियर ऑफिसर, एंड डी इज द कांस्टेबल इज नॉट लायबल बिकॉज इट वाज अ मिस्टेक। अब ये क्वेश्चन आ गया जनरल डिफेंसेस से, आपको यहाँ पर इसी के तहत ये जो है अटेम्प्ट करना है। द करेक्ट आंसर इज ऑब्वियसली सी। एंड हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हमें पता होने चाहिए, एक 76 एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय लॉ, और दूसरा क्या कहता है, एन एक्ट डन बाय अ पर्सन जस्टिफाइड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ टू बी जस्टिफाइड बाय लॉ। अब ये या तो बाउंड बाय लॉ या फिर जस्टिफाइड बाय लॉ। अब यहाँ पर आप ये बताओ मेरे को कमेंट सेक्शन में कि ये जो कांस्टेबल वाला केस है इसमें सेक्शन 76 लागू होगा या 79 लागू होगा। आई विल वेट फॉर योर आंसर्स इन कमेंट सेक्शन। चलिए, सो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट? मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूज्ड अंडर क्रिमिनल लॉ बिकॉज मिस्टेक ऑफ फैक्ट को एक्सक्यूज किया गया है, यानी कि एक जनरल एक्सेप्शन है क्रिमिनल लॉ में, आईपीसी में। क्यों? बिकॉज इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, बिकॉज देयर इज नो मेंस रिया, बिकॉज इट इज अ मिस्टेक, एंड डी इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ कोर्ट। अब यहाँ पर बताओ भाई मिस्टेक ऑफ फैक्ट को क्यों यहाँ पर एक्सक्यूज दिया गया है? बिकॉज यहाँ पर वी ऑल नो देयर आर टू इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ एन ऑफेंस, एक एक्टस रियस एंड दूसरा है मेंस रिया। सो यहाँ पर मेंस रिया नहीं होता है, इसलिए मिस्टेक ऑफ जो लॉ है उसको यहाँ पर एक्सक्यूज, मिस्टेक ऑफ फैक्ट को यहाँ पर जो है एक्सक्यूज किया गया है। एंड अगेन एज वी ऑल से, जहाँ पर मेरा मेंसरिया नहीं वो एक्ट मेरा है ही नहीं। ठीक है, चलिए यहाँ पर 76 के तहत इसे हम देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ए, हैंगमैन who hangs the convict pursuant to the order of the court is exempted from criminal liability by virtue of section 94 IPC, section 76, 78 या 77। अब यहाँ पर हमें देखना है क्या इसका करेक्ट आंसर है। द करेक्ट आंसर इज सी, 78। आप देखो कितने सारे क्वेश्चंस यहाँ पर इसी सेक्शन से आए हुए हैं। सो अगेन एन इंपॉर्टेंट एरिया। एक्ट डन परसुएंट टू द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ कोर्ट। यहाँ पर कोई व्यक्ति अगर एक जजमेंट के परसुएंट्स में यहाँ पर कोई एक्ट करता है, कोर्ट की जो जजमेंट है या ऑर्डर के परसुएंट्स में यहाँ पर कोई काम करता है, ऑफ विच इज वारंटेड बाय द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट of justice, if done whilst the judgment or order remains in force, is an offense, not an offense। यहाँ पर ये offense नहीं माना जाएगा। ठीक है जी। सो आगे देखते हैं। A male teacher during examination while conducting search put his hands in the pocket of the pant of a girl candidate thinking her to be a boy। Here the teacher under the IPC has committed the offense under section, यहाँ पर बताओ भाई टीचर ने क्या offense किया है? 354, 323, 509 and no offense। The correct answer is D, no offense। अगेन ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है क्योंकि अगेन ये 79 यहाँ पर लागू हो रहा है। कहता जी एन एक्ट डन बाय अ पर्सन जस्टिफाइड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ टू बी जस्टिफाइड बाय लॉ इज एन एक्सेप्शन। तो ये हमें यहाँ पर पता होना चाहिए इन सभी एरियाज के बारे में। सो ये कुछ एरियाज हमने देखे लेडीज एंड जेंटलमैन, जो कि चैप्टर 3 एंड 4 से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आईपीसी से, जो कि हमें बार बार अलग अलग स्टेट्स के एग्जामिनेशंस में देखने को मिले हैं। चैप्टर 4 मैंने अभी सारा कवर नहीं किया है, अगली वीडियो जो भी हमारी आएगी आईपीसी से जुड़ी हुई उसमें और ज़्यादा बेहतर तरीके से चैप्टर 4 को हम कवर करेंगे और देखेंगे कि और कौन से क्वेश्चंस वहाँ से निकल कर आते हैं। आई बिलीव कि आपको ये जो आज की हमारी वीडियो है अच्छी लगेगी और आपको एक हेल्पफुल होगी ये वीडियो आपके लिए, जहां पर आप ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन से एरियाज इंपॉर्टेंट हैं हमारे पर्पस के लिए। सो अगली वीडियो में फिर एक बार मिलेंगे। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।